वहां अभी क्या अपडेट है, किस तरह की डेवलपमेंट है, सीधे सबसे पहले हिमांशु का हम रुख करते हैं। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए आपको यहाँ बता दें, शामली के अंदर जितने भी हिंदू संगठन हैं उनकी आज बैठक हुई है, खाप पंचायतों की बैठक हुई है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपसी सौहार्द बनाए रखना है, यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखना है, तो घर वापसी करानी होगी किसी भी कीमत पर। जो आयुष मलिक है उसको वापस आना होगा, नहीं तो उसके बाद यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 15 तारीख तय की गई है, उससे पहले अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है, वरना सभी खाप के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। खासतौर पर मलिक खाप के जो लोग हैं वो यहाँ पर महापंचायत का ऐलान करेंगे, और उसी को लेकर जो उनके पिता हैं देवराज, फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं। पुलिस भी लगातार, पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो ही चुकी है। एसआईटी टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर ही रही है, किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई किस तरह से होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस जगह मैं खड़ा हूं ये वो घर है, ये वो दुकान है जहां पर आयुष को अलग से दे दिया गया था उनके पिता की तरफ से, बना करके इसको आप संभालो। लेकिन यहां से जो पैसा आ रहा था वो लगातार इस बात के आरोप उनके पिता की तरफ से लगाए गए। जो चांदनी कुरैशी है उनके और उनके परिवार को भेजा गया। यही वजह है कि एफआईआर के अंदर कोई बात उनकी आपसे हो पाई है? क्या कोई बात हो पाई है? बिल्कुल, देखिए उनके जो पिता है देवराज मलिक, वो हमारे साथ कुछ देर पहले तक थे, लेकिन अभी उनको आला अधिकारियों ने बुलाया है उनके पास, वो मीटिंग में पहुंचे हैं, वहां पर वो अपनी बात रख रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ और गिरफ्तारियां आज दिखाई जाएं या पूरा जो प्रकरण है उसके बारे में बताया जाए। तो फिलहाल उनके पिता मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने सारी बात न्यूज नेशन के कैमरे पर जरूर रखी थी, किस तरह से मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। और विजय शंकर तिवारी जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। तिवारी जी, आप लोग क्यों घर वापसी की बात यहां पर कर रहे हैं, या क्यों हिंदू संगठन मिलकर सब यहां पर ये कह रहे हैं कि उस लड़के को वापस लाओ, जबकि वो ये कह चुका है कि स्वेच्छा से उसने ये किया है? हिमानी, आपने देखा होगा, ये तो इनका चतुष्कोणीय इस प्रकार का एक अभियान पूरे देश में चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। लड़कियों को भेज करके हिंदू लड़कों को धर्मांतरित करना और लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित करना। अभी निदा खान का मामला शांत नहीं हुआ है, टीसीएस वाला पकड़ी गई और उसने स्वीकार भी किया है कि इस प्रकार के षड्यंत्र हमारे यहाँ होते हैं और यहाँ पर हम धर्मांतरण करा रहे थे। ये उसी प्रकार का एक हिस्सा है, और मुझे लगता है कि ये देश की पहली घटना नहीं है जब मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को खुद ये कह रहा है, तो क्या उसका बयान, उसकी बात कोई मायने नहीं रखती है? मतलब ये तय कैसे होगा, ये साबित कैसे किया जाए? हिमानी, साबित ऐसे होगा कि आपने देखा होगा कि सैकड़ों लड़कियां जब मुस्लिम लड़के से शादी करती हैं और निकाह करने के लिए बड़े आतुर होती हैं, माँ बाप को छोड़कर जाती हैं, माँ बाप को भला बुरा कह कर सुनाती हैं, लेकिन बाद में उस प्रकार की बहुत बड़ी घटनाएं ऐसी आई हैं जो उन लड़कियों ने स्वीकार किया है कि हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, और फिर वो वापस आती हैं वो, और वहां की जो उनकी आत्मकथा है वो आप सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। वो जब जाती हैं तो बात नहीं मानती, माता पिता की बात नहीं मानती, क्योंकि ब्रेन वॉश होता है उनका। लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि जहां हम गए हैं वहां हमारे साथ क्या हो रहा है, और फिर वापस आते हैं। तो उसी प्रकार की ये आयुष की घटना है। ठीक है, मोहम्मद उस्मान जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? क्या मुस्लिम संगठनों को खुलकर कहना चाहिए, कुछ आना चाहिए इस पर सामने, या सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहकर आप इसको एक ढाल बना लेंगे? देखिए, इस पूरे मामले पर मेरी राय बहुत साफ है। अगर किसी व्यक्ति ने धोखे, दबाव, लालच या जबरदस्ती में धर्म परिवर्तन कराया है तो वो कानूनन भी गुनहगार है और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि किसी को सिर्फ इल्जाम के आधार पर मुजरिम करार न दिया जाए। हम हर एक कानूनी मुल्क में रहते हैं, यहाँ फैसला टीवी स्टूडियो, सोशल मीडिया या भीड़ नहीं करती, बल्कि पुलिस की तफ्तीश और अदालत का हुक्म फैसला सुनाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत का कानून और इस्लाम दोनों ये उसूल सिखाते हैं कि हर शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित न हो जाए। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, अदालत में मुकदमा चलना बाकी है। साजिश की बात कर रहे हैं मोहम्मद साहब, तिवारी जी ने साजिश की बात कही है कि ये किस तरह से पूरा चल रहा है देश भर में, कभी नौकरी के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी प्यार के नाम पर, कभी आप देखें ना, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से चल रहा है। देखिए, मैं
आप पूरे थोड़ा सा आगे तक बढ़ जाने दें मुझे। इस्लाम में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। कुरान साफ तौर पर कहता है कि दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ। यानी किसी को डराकर, फुसलाकर, लालच देकर हाँ। या दबाव डालकर मुसलमान बनाना इस्लाम की बुनियादी तालीम के खिलाफ है। और एक और बात यह है कि जो लोग ऐसे मामले में लव जिहाद का नाम देते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि इस्लाम में ऐसी किसी सोच का कोई वजूद नहीं है। इस्लाम तो तेरे, ममेरे, फुफेरे, खलेरे रिश्तों तक में पर्दे का हुक्म देता है, जिना की सख्त मनाही करता है, धोखाधड़ी, फरेब और झूठ को हराम करार देता है। फिर कोई मुसलमान अगर इन हुक्मों को तोड़कर कोई जुर्म करता है तो वो इस्लाम की तालीम पर अमल ही नहीं कर रहा, बल्कि इस्लाम की मुखालफत कर रहा है। इस्लाम आधा अधूरा दाखिल होने नहीं कहता, बल्कि वो कहता है मुकम्मल। तिवारी जी, एक बार जरा रस्तोगी जी का भी एक ओपनिंग कमेंट आ जाए। और अगर किसी अपराधी के गलत अमल को इस्लाम का नाम दिया जा रहा है तो वो गलत है। इस तरह से गलत है जैसे किसी डॉक्टर की गलती को पूरे मेडिकल साइंस की गलती करार दे दिया जाए। ठीक है, ठीक और है। एक और बात है, आयुष मलिक बालिग है, वो खुद लगातार कह रहा है कि उस पर कोई दबाव नहीं है और ना ही कोई उस पर दबाव था। तो फिर उसके बयान को ही सबसे ज्यादा जांच का अहम हिस्सा माना जाना चाहिए। अगर मजबूरी या साजिश का दावा है तो उसे सबूतों से साबित करना चाहिए। कानून गवाही और प्रमाण से चलता है। लेकिन पूर्व में भी इस तरह के मामले देखे गए। मोहम्मद उस्मान साहब, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन अब इसके पीछे की थोड़ा हम ना साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। रस्तोगी जी हमारे साथ हैं और उनसे बेहतर कौन इसको बता सकता है। रस्तोगी जी, आयुष खुद ये कह रहा है कि वो आज से नहीं, 3-4 साल पहले नहीं, या एक रात में नहीं, एक दिन में नहीं, 12 साल से फॉलो कर रहा है जी। कुछ बता सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ। आ रही हूँ मोहम्मद साहब, प्लीज एक ओपनिंग कमेंट तो आने दीजिए रस्तोगी जी का। क्या रस्तोगी जी ये फीजिबल है कि किसी का भी, किसी भी मौलाना या पाकिस्तान के किसी का भी, आप अगर कोई इस तरह का वीडियो देख रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंस में आप आ जाए कि कोई हिंदू से मुसलमान बन जाए? जी देखिए, इसमें दो भाग में इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, अगर हम देश के कानून की बात करते हैं तो कानून ये कहता है कि एवरी एडल्ट, जितने भी लोग 18 साल से ऊपर बालिग लोग हैं, उनके पास एक मेंटल कैपेसिटी होती है अपना सही भला बुरा जानने की, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो अगर प्रूव होता है कि नहीं है, वरना अदरवाइज सबकी अज्यूम करी जाती है। तो लोग अपना भला बुरा जानते हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, ये कानून मानता है। एज अ साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हमारा ये है कि अगर इंसान को ये फ्री विल, चॉइस, इन्फॉर्म डिसीजन, वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर इसमें कोवर्जन और मैनिपुलेशन की बात आती है तो वहां पे जरूर हम सबका जो रोल उसमें आता है। ये बात पक्की है कि साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी चीज है। हम सब अपने बच्चों को कहते हैं आप अच्छे लोगों के साथ रहिए ताकि उनका इन्फ्लुएंस आप पे आ सके। हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग टीवी से सीखते हैं, टीवी एक्टर्स से सीखते हैं, जो सीरियल में दिखाते हैं उससे सीखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जब आप एक ही चीज बार बार सुनते देखते हो तो आपके थॉट्स चेंज होते हैं, ये फैक्ट है। अब ये चीज एक साइकाइट्री या साइकोलॉजी या मेडिकल साइंस की तरफ से नहीं आती कि कौन सी चीज सही है या गलत है, बट ये बात है कि आपको अगर एक ही चीज आप बार बार सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो आपको कहीं उसमें रियलिटी मेरा अपना ये अधिकार है ना, मेरी इच्छा है, मेरी चॉइस है, कोई इसको मुझ पर थोप तो नहीं सकता है, या यूं कह दे कि मैं मतलब ये मेरे ऊपर है कि मैं कौन सा यूट्यूब पर जाकर डेली मैं वीडियो देख रही हूँ, मैं उसको बार बार देख रही हूँ, मैं उससे इन्फ्लुएंस हो रही हूँ। लेकिन उसको एक ही बारी में, एक नजर में लव जिहाद कह देना, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये हमारा जो इंटर रिलीजन जो मैरिजेस है, ये उन पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। ना केवल इतना, बल्कि समाज में किस तरह का एक मैसेज जा रहा है इसके जरिए। देखिए, इसमें भी ये है कि जैसे आपने जाके कोई YouTube का वीडियो देखा या आपने Instagram की कोई रील देखी, तो उसका जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो वही चीज आपको बार बार रिपीट करके दिखाता है, आपको वही तरह के टॉपिक्स बार बार रिपीट करा के दिखाता है। और इस बात में कोई झूठ नहीं है, जब आप एक ही चीज बार बार देखते हो तो आपको वो चीज ट्रू लगने लगती है, आपको रियल लगने लगती है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, अगेन मैं यही कह पाऊंगा कि भाई जब अगर उसमें कोवर्जन और मैनिपुलेशन नहीं है तो द पर्सन हैज अ फ्री विल, उनकी चॉइस है। बट अगर इसमें कोवर्जन, मैनिपुलेशन है तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल या साइकाट्रिक इवैल्यूएशन की बात आ जाती है। ठीक है, तिवारी जी आप कुछ वक्त कुछ रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं योगी जी मैं क्या उस्मान, मोहम्मद उस्मान जो बात कर रहे हैं, मैं इसको इस्लामिक मक्कारी कहता हूँ। और इसलिए कहता हूँ कि एक बात भी जो अभी कह रहे हैं हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ, एक मिनट मोहम्मद, एक दूसरे की हक और आस्था पर बस हम कोई ऐसा मैं इसको कहता हूँ इस्लामिक मक्कारी। आप बताइए कितने सैकड़ों आतंकवादी आप लोगों के घर में रुकते हैं, ये जायज है कि नहीं जायज है?
और उसको रुकाते क्यों है आप? हमारे घर में जायज नहीं है, जो जायज नहीं है उसके बाद भी करते हैं आप कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की मान्यता हमारे यहाँ जायज नहीं है, लेकिन आप अपने जब रेस्टोरेंट खोलते हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगा करके नाम लिख करके सामान बेचना जायज है, और सड़क पर आपके यहाँ नमाज पढ़ना जायज नहीं है, लेकिन जिद करते हैं कि सड़क पर नमाज करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ ये इस्लामिक मक्कारी है जो आप बात कर रहे हैं कि लव जिहाद कुछ नहीं है। लगातार हिंदू लड़कियों की लव जिहाद होता है और उनको किस प्रकार से प्रताड़ना मिलती है, उसमें एक भी शब्द नहीं बोला जाता। ये इसलिए मैंने कहा कि ये इस्लामिक मक्कारी है जो मोहम्मद उस्मान बात कर रहे हैं। लेकिन तिवारी जी, ये कानून है, उत्तर प्रदेश में कानून है इसे लेकर मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, तो फिर क्यों नहीं रुक पा रहे हैं ये मामले? हाँ बिल्कुल, हिमानी क्या है कि जब से ये कानून आए हैं तब से ये थाने में दर्ज हो रहे हैं। कानून से पहले इस प्रकार के विषय आप थाने में ले भी नहीं जा सकते थे। आज जिस प्रकार से सैकड़ों घटनाएं थानों में दर्ज होती हैं क्योंकि कानून बन गए इन प्रदेशों में, और कानून बनने के बाद आप थाने में जाकर रिपोर्ट करा सकते हैं। आप बताइए कानून बनने के पहले कितने मुकदमे दर्ज होते थे? एक भी नहीं दर्ज होता था, तब भी ये लव जिहाद होता था, आज भी लव जिहाद है। लेकिन आज जहां जहां कानून बन गया वहां इनकी असलियत है। देश के और समाज के सामने आया 2012 में तारा शाहदेव का विषय आया था। ये लव जिहाद कुछ होता है देश मानने के लिए तैयार नहीं था। हम लगातार आवाज उठाते रहे। आज कानून भी मानता है, आज मीडिया भी मानता है, आज समाज भी मानता है, और राजनीतिक दल भी मानते हैं कि लव जिहाद नाम का षड्यंत्र इस देश में हो रहा है, या समाज स्वीकार कर चुका है। आप कह रहे हैं कि ये सामाजिक सच्चाई है, आज ये बन चुका है, और अब कानून बन जाने के बाद तो ये रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे पहले तो वो रिपोर्ट भी नहीं होते थे। ठीक है, मोहम्मद उस्मान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूंगा कि आज हमारे मुल्क में एक बड़ा खतरनाक पैटर्न चल गया है। अपराध का विरोध या समर्थन अब अपराधी और पीड़ित के आधार पर नहीं, बल्कि उसके मजहब के आधार पर होने लगा है। अगर आरोपी अपने धर्म का है तो लोग उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं, और अगर दूसरे धर्म का है तो बिना अदालत के फैसले के उसे गुनहगार घोषित कर देते हैं। कार्ड ले आए ना आप, ये देखिए हर जगह पर ये विक्टिम बनना, ये विक्टिम कार्ड खेलना। एक बात बताइए ना, सुनिए ना, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं मोहम्मद उस्मान साहब, अगर कर भी लिया, मुझे ये बताइए, निकाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी होता है? देखिए, मेरे मजहब में दूसरे धर्म के, चाहे अगर वो लड़की करना चाहे तो वो दूसरे धर्म के व्यक्ति से, मर्द से निकाह नहीं कर सकती, और मर्द करना चाहे तो लड़की से निकाह नहीं कर सकता। जायज ही नहीं है। और जब निकाह ही जायज नहीं है तो बात करना कहां से जायज हो जाएगा? तो जो चीज सिरे से ही खारिज है, जिसका मेरे मजहब में कोई वजूद ही नहीं है, मैंने तो यहां तक बता दिया कि तमाम रिश्ते की बहनों से भी बात नहीं कर सकते, उन पर भी पर्दे का हुक्म है, तो ये सारी चीज हो ही नहीं सकती। अब बची बात, जिस पर शादी कर सकते हैं, रिश्ते में शादी कर सकते हैं, और जितने लव जिहाद के केसेस हुए, निकाह हुए, कितनों को आपने फतवा दे के बाहर निकाला, ये बताइए आप। इस्लाम बात नहीं कर सकते। मोहम्मद साहब, कितने लोगों को आपने बाहर निकाला? जो लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को शादी की, कितने लोगों को बाहर निकाला आपने? फतवा कितने लोगों को? ये झूठ बोलने के लिए बोला तो यहाँ पर जमीन की सच्चाई की बात करिए ना। जब तक नहीं, इसी प्रकार चलेगा, इसी प्रकार चलेगा। ये जब मक्कारी होगी तो मक्कारी समाज के सामने आएगी, और आप झूठ बोलते हुए यहाँ पर बात करते होंगे, इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठे होते हैं। मेरी बात क्या नहीं, आपने क्या बात कही? आपने कहा शादी नहीं हो सकती है, शादी नहीं हो रही है लड़कियां, और कितने लड़कों को आपने बाहर निकाला? कितने लड़कों को आपने इस्लामिक कानून के अंतर्गत या कानून में जाकर निकालिए? हमारे यहाँ जायज नहीं है। शंकर जी, जो मैं आपसे पूछूं उसका जवाब दें। आपने अभी पहले किया था कि जब कानून बन गए हैं तब से रिपोर्ट होने लगी। तो देखिए, मेरे नजदीक रिपोर्ट होना सब कुछ नहीं है। रिपोर्ट बहुत गलत हो रही है। सरकार जो है तमाम वो जो है न्यायालय उसमें जुर्माना कर रहे हैं। मेरा कहना है, जब हम ये जिन रिपोर्टों का हम जिक्र कर रहे हैं तो उनमें सजा का प्रतिशत कितना है? आप अगर जो है कुल डेटा देखेंगे जनवरी 20 से और जुलाई 25 तक का जो सरकार ने, मध्य प्रदेश ने जारी किया है, तो कुल FIR हुई 283, और उनमें से लंबित मामले हैं 197, निपटारा हुआ 86 केसों का।
लेकिन सजा हुई केवल 7 केसों में। तो आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि साहब केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो रजिस्टर्ड होना अलग ठीक है। चीज है, सिद्ध होना अलग चीज है। हाँ। तो ये रजिस्टर तो इसलिए हो मैं रहे बोल हैं। रहा हूँ मोहम्मद साहब, मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो लंबित है उनकी प्रतीक्षा करिए। और दूसरी बात, इसके बाद इस्लामिक मामला ले आते हैं। ये लोग कहते हैं कि एक जमात की बात है, इसलिए कानून चल रहा है, इसलिए उन पर सजा हो रही है, इसलिए उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये बात नहीं कर रहे आप। एक बात का जवाब दें, बात के हिसाब से जवाब दें। डिबेट मैं को बात खराब ना के करें, साथ डिस्टर्ब ना मोहम्मद साहब मैं बात के हिसाब से कर रहा हूँ कि ये जब हो रहा है और जब आप अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे खिलाफ हो रहा है, ये आप ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना। ये चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकते हुए एक बार रस्तोगी जी का रुख करती हूँ। अगर 7 के खिलाफ भी हुआ है, उनके खिलाफ आप लोगों ने क्या किया ठीक है, बताइए। रस्तोगी जी, आप कहे जायज नहीं है, लेकिन अब रस्तोगी जी को तो इस बात से कोई मतलब भी नहीं है। वो तो ये सोच रहे होंगे कि भाई देश इन बातों से कब तक, इन सवालों से कब तक जूझता रहेगा। रस्तोगी जी, है कि नहीं है ऐसा? लेकिन क्या ये चिंता नहीं बढ़ाती है समुदायों के बीच एक अविश्वास जो है वो भी बढ़ रहा है? जी बिल्कुल। और मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जो उस कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं या उस समुदाय के लोग हैं या उस शहर के लोग हैं, उन पे कितना इसका प्रभाव पड़ता होगा। बिल्कुल। अच्छी चीज तो देखिए नहीं हो सकती। जहाँ पे लोग घुल मिल के रहते हैं वहीं पर ही एक कंफर्ट बनेगा, लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। वैसे ही लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं पर्सनली भी, और जब रिलीजियस भी और बाकी चीजें भी आपको एक अनिश्चितताओं की तरफ ले जाएं तो मन और ज्यादा टूटता ही है। देखिए मेरा मानना ये भी है कि जो हमारे ह्यूमन बिलीव्स होते हैं, यानी जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल व्यूज हैं, रिलीजियस व्यूज हैं, करियर के चॉइस है, रिलेशनशिप्स है, दे चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वो जो चेंज आता है वो आपके एक्सपोजर से आता है। तो एक क्लासिकल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मतलब जो आप पैदा हुए हैं, जो आपके 2-4 आसपास के लोग हैं। नर्चर मीन्स कि आप क्या क्या चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस होते हो, एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हो, तो आपकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस होती है। लोग अपनी आइडियोलॉजी चेंज करते हैं। सवाल सिर्फ हमारा यहाँ पर जो इस डिस्कशन के लिए है वो यही है कि इज दिस अ फ्री विल और इट इज बाय कोवर्जन और मैनिपुलेशन। जहां तक फ्री विल है तो इट इज ओके, नोबडी कैन स्टॉप एनीबडी फॉर एनीथिंग। अगर कोवर्जन है देन आई थिंक ऑफ कोर्स वही सारी डिबेट की जड़ है इस समय। बट अदरवाइज ह्यूमन बिलीव्स, थॉट्स आपके जो है वो आप एज के साथ, आपकी मेच्योरिटी के साथ चेंज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल नेचुरल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रस्तोगी, सुकून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। साथ ही साथ तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।